हेलो एंड वेलकम दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल सही होंगे और अपनी जगह पे बिल्कुल सेफ होंगे। सो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे दोस्तों, आप हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहें, आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाए, जो भी आपकी विशेष हों वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। खासकर मैं अपने YouTube फैमिली को स्पेशल विश कर रहा हूं और मैं आपके लिए हमेशा से ही प्रे करता आ रहा हूं और हमेशा प्रे करूंगा कि जल्द से जल्द आप हमारे JK SSB के, चाहे आपके जो भी एग्जाम हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, VLW हो, SSC का कोई सभी एग्जाम हो, आप जल्द से जल्द वहां पे सिलेक्ट हो जाए। आज हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 6 की। जो आपका सेट नंबर 6 है जनरल साइंस का, जो आपका पोर्शन चल रहा है एमसीज के बेसिस पर, तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे। अगर कोई बच्चा पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो को शेयर कर लें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा दें ताकि वो भी इन चीज़ों का फायदा उठा सके। आज का जो हमारा सेट नंबर 6 है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन रहा, द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो वैल्यू होती है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वो क्या होती है, किस पे, अर्थ पे। ठीक है, तो क्या होती है देखिए, अगर इसको हम एक फिगर के जरिए समझेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा हम सबको समझने में। ये आगे जी हमारी अर्थ, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या होता है, हमारा पोल है, और ये वाली साइड क्या होती है, हमारी इक्वेटर। क्या होती है डियर फ्रेंड्स, इक्वेटर होती है। एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि हालांकि आप सब बच्चों के पहले से ही बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे, अगर जो बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है या उसको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो मैं उसकी जानकारी के लिए बता दूं, जो अर्थ का शेप होता है वो राउंड नहीं होता, वो राउंड नहीं होता प्रॉपर, थोड़ा सा ओब्लॉन्ग होता है। मतलब कि जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड होती है, ये लंबी होती है इधर से। ठीक है, समझ आई। ठीक है, और देखिए अब ये क्या है हमारा RP, और ये क्या है हमारा RE। देखो एक चीज और आपको याद रखनी चाहिए, जो RP होता है वो लेस देन होता है, वो क्या होता है, लेस देन होता है, किससे, RE से। ठीक है, आई होप तो आप समझ गए होंगे कि जो इसका आंसर ऑप्शन देकर आप समझ गए हैं, जो ऑप्शन नंबर C है, इज लिस्ट ऑन इक्वेटर, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इज लिस्ट ऑन इक्वेटर। ठीक है, अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज F if mass of both objects are half without changing the distance between them, then the gravitational force will become। देखो, मास को हाफ कर दिया दोनों ऑब्जेक्ट का, विदाउट चेंजिंग डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस को चेंज नहीं किया है, ठीक है, यहां पे डिस्टेंस को चेंज नहीं किया है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपली इसमें एक फार्मूला लगेगा अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इससे हमें एक फार्मूला मिलता है, जो फार्मूला होता है G(m)(m) बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, हम पहला जो केस लेते हैं, मान लो अपने पास दो ऑब्जेक्ट हैं, इसके मासेस क्या होंगे, एक का क्या होगा, M1 होगा, और दूसरे का क्या होगा, M2 होगा। ठीक है, अगर हम दोनों के बीच के फोर्स को निकालें तो फोर्स की वैल्यू क्या है, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए F इज इक्वल टू G(m1)(m2) बाई R स्क्वायर।
अब क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का जो दोनों दोनों जो ऑब्जेक्ट है उनका मास हमने हाफ कर दिया है, ठीक है ना, उनका मास हमने हाफ कर दिया है और डिस्टेंस चेंज नहीं किया है, डिस्टेंस को चेंज नहीं किया है, यहां पे दिया है ये, ठीक है, डिस्टेंस चेंज नहीं किया है। और अगर हम इस न्यू फोर्स को एफ से डिनोट करें तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? देखिए, F इज इक्वल टू GM1 इंटू M2 बाई 2R स्क्वायर। यहां पे भी क्या है, यहां पे क्या है, बाई 2 है, ठीक है। तो इज इक्वल टू ये किसके बराबर आ जाएगा, F बाई 4। तो ऑप्शन में आपको F बाई 4 दिया गया है, तो जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉय इज whirling a stone tied to a strings in a horizontal circular path if a string breaks the stone। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक लड़का है, ठीक है ना, देखो एक लड़का है, उसने एक स्ट्रिंग ली है, तो स्ट्रिंग से उसने एक स्टोन को टाई किया हुआ है। अब वो उसको रोटेट कर रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है। ये आपकी स्ट्रिंग है, ये आ गई आपकी स्ट्रिंग, यहां पे स्टोन है। अब ये इसको क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब ये स्टोन क्या इधर भी जाएगा, अब ये इधर भी जाएगा, अब ये इधर भी आएगा, अब ये इधर भी जाएगा, या ये घूमता रहेगा ना। तो ये घूमेगा क्यों, इसके पीछे जो रीजन है घूमने के पीछे, ये घूम क्यों रहा है, इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो क्या है, तो वो है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। वो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अच्छा, अंदर की जो डायरेक्शन है, ये वाली जो अंदर की डायरेक्शन है, इसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इस पत्थर को घुमा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स के जरिए से ये इस पत्थर को घुमा रहा है। अगर मैं इस स्ट्रिंग को यहां से मैं कट कर लूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। इस केस में क्या होगा, तो इस केस में स्टोन की जो टेंडेंसी है वो होती है टेंडेंशियली डायरेक्शन में जाने की, ठीक है। अब ये इधर भी जाएगा, ठीक है, अगर ये इधर जाएगा तो ये इधर ही के लिए मूव करेगा, अब ये इधर भी आ सकता है तो इधर ही के लिए ये मूव करेगा, ठीक है। अगर मैं स्ट्रिंग को यहां से कट कर लूं, तो ये यहीं के लिए जाएगा, इधर के लिए। अगर मैं यहां से कर लूं तो ये यहां के लिए जाएगा स्ट्रिंग, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये समझा कि हम जिस भी पॉइंट पे कट कर रहेंगे या कर रहे होंगे, तो इस पॉइंट पे आपको एक टेंजेंट लगेगा, ठीक है। आप टेंजेंट डाल दोगे तो यही डायरेक्शन होगी इस स्टोन को आगे मूव करने की, ठीक है। तो ऑप्शन क्या दिए हैं आपके पास, ऑप्शन सुनिए, विल कंटिन्यू टू मूव इन द सर्कुलर पाथ, फिर है, तो ये भी तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी तो नहीं है। विल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, नहीं, सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ से भी नहीं घूम रहा है ये। ऑप्शन सी सुनिए, विल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ, हाँ बिल्कुल, जो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये इसको लग रही है टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है वो क्या देता है, गिव्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, किसके दरमियान में, अर्थ एंड पॉइंट्स मास ऑनली, जिसका या मास होता है या सिर्फ अर्थ ही होती है, या ऑप्शन बी है अर्थ एंड सन ऑनली, या अर्थ या सिर्फ सन ऑनली, या एनी टू बॉडीज हैविंग सम मास, दो बॉडीज जिसके कुछ ना कुछ मासेस हों, ठीक, मास हों,
या टू चार्जेस बॉडी ऑनली, या जिन पे कोई दो बॉडीज पे कोई भी चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज या कोई भी चार्ज हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, ऑप्शन नंबर सी, एनी टू बॉडीज हैविंग सम मासेस, दो बॉडीज जिनका कोई ना कोई मास हो, तो ये इसके दरमियान में देता है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज हैविंग सम मासेस, हैविंग सम मासेस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी जी इन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ऑप्शन क्या है, डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अर्थ ओनली, डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ अर्थ ओनली, डिपेंड ऑन बोथ मास ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ। देखो राइट आंसर इसका यही है, ऑप्शन डी। देखो इसका राइट आंसर यही है, क्योंकि जो जी होता है, मैं बात कर रहा हूं कैपिटल जी की, कैपिटल जी जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है। इस कैपिटल जी को बोलते क्या है, इस कैपिटल जी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी हमें वैल्यू भी पता है, दैट इज क्या होती है 6.67 इंटू 10 टू पावर 11, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट होता है रेडियस ऑफ मास के, ठीक है, बिकॉज इट इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट, बिकॉज इट इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो जी क्या है हमारा, जी इज ए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच इज इंडिपेंडेंट मास ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टू पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस इफ द मास ऑफ ईच ऑफ टू पार्टिकल्स इज डबल्ड, keeping the distance between them unchanged, the value of gravitational force between them will be। देखो इसको हम कैसे करेंगे, we know that, जैसे कि F is equal to G m1 m2 by r square, ठीक है, where m is the mass of the both of bodies and r is the distance between them measured from the center both of the bodies, okay। तो देखो यहां पे मान लेते हैं कि यहां पे दो बॉडीज हैं जिनका मास क्या है, एक का m1 है और एक का m2 है। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है द मास ऑफ द अर्थ, द मास ऑफ द अर्थ ऑफ टू पार्टिकल्स इज डबल्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। दोनों बॉडीज का मास हमने डबल कर लिया है, बट दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको अनचेंज रखना है, ऑलराइट, क्वेश्चन में बोला हुआ ये। तो यहां पे जो हमारी न्यू फोर्स लगेगी, न्यू फोर्स क्या लगेगी हमारी, यहां पे F इज इक्वल टू G2m1 2m2 r स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इसमें मास को डबल कर लिया है, यहां पे मैंने m1 की जगह पे m2 लिख दिया, ठीक है, m2, और m2 की जगह पे मैंने 2m2 लिख दिया। तो क्वेश्चन में बोला है जो डिस्टेंस है वो अनचेंज्ड है। तो इधर आपसे क्या 2 इंटू 2 को बाहर निकाल देंगे तो आपका क्या बन जाएगा 4 टाइम, कितने बनेगा ये 4 टाइम्स बनेगा। तो ऑप्शन में दिया गया है आपको 4 टाइम्स, ऑप्शन नंबर बी में आपको बिल्कुल दिया गया है 4 टाइम्स, ठीक है। आई होप कि ये चीज भी आपको क्लियर हुई होगी। देखो काफी आसान क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटमॉस्फेयर इज हील्ड टू द अर्थ बाई, देखो ये हमारी अर्थ है, मान के चलो, सॉरी ये हमारी अर्थ है, ठीक है, इसके ऊपर एक ब्लैंकेट होता है जो हम सबको कवर करता है, इस ब्लैंकेट को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। ये क्या है हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये हमारे एटमॉस्फेयर है जो कि अर्थ को चारों तरफ से घिरे हुए है, ठीक है। तो जो ये एटमॉस्फेयर है इसकी हर तरफ पे क्या है, फोर्स लग रही है, क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, फोर्स चारों तरफ, इसको हर जगह पे फोर्स लग रही है, ठीक है। तो फोर्स कौन सी लग रही है, क्वेश्चन यहां पे राइज होता है कि कौन सी फोर्स यहां पे लग रही है। तो यहां पे फोर्स लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वही एक ही रिस्पॉन्सिबल है इस एटमॉस्फेयर के इस पोजीशन पे होने के।
जो एटमॉस्फेरिक को रोके हुए है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स को रोकता है या रोका हुआ है, जो कि अर्थ के सेंटर पे एटमॉस्फेरिक को अट्रैक्ट कर रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? ग्रेविटी, विंड, क्लाउड्स, अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड। तो ग्रेविटी है इसका आंसर। क्या हो जाएगा? ग्रेविटी। द अर्थ एटमॉस्फेरिक हेल्ड टू द अर्थ बाय ग्रेविटी। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट्स masses separated by a unit distance called। क्या बोल रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट्स पॉइंट्स, अट्रैक्शन हो रही है दो यूनिट पॉइंट्स, मास सेपरेट, लेकिन जो उसके मासेस होंगे वो सेपरेट होंगे। द यूनिट डिस्टेंस कॉल्ड, उस यूनिट ऑफ डिस्टेंस को क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड, या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल टू कंस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपके पास, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कंस्टेंट। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, इसीलिए इनको मैं डीपली नहीं जा रहा हूं। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है ये। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस इज। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जो उसका वेट होगा सेंटर ऑफ अर्थ पे, उसका रेडियस आर है, तो वो क्या हो जाएगा? वहां पे जीरो हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा? वहां पे जीरो। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, राइट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ डिपेंड अप ऑन द। जो एक्सीलरेशन होती है ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे, वो डिपेंड किस पे करता है? मास ऑफ द बॉडी पे, मास ऑफ द अर्थ पे, या शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ पे, या वॉल्यूम ऑफ द बॉडी पे? वो डिपेंड करता है मास ऑफ द अर्थ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन ए मैंगो फॉल्स फ्रॉम ए मैंगो ट्री देन। अगर एक मैंगो फॉल्स हो रहा है, गिर रहा है मैंगो ट्री से, तो देन क्या होगा? ओनली अर्थ अट्रैक्ट द मैंगो, ओनली अर्थ ही अट्रैक्शन करेगी मैंगो के लिए, या ओनली मैंगो अट्रैक्ट होगा अर्थ के लिए? तो जो ऑप्शन नंबर सी है, मैंगो ओनली अर्थ, ऑप्शन नंबर जो सी है, बोथ द मैंगो एंड द अर्थ अट्रैक्ट ईच अदर। जब दोनों के आपस में अट्रैक्शन हो जाएगी तो तब ये प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, व्हेन ए शिप फ्लड्स इन सी वाटर। क्या बोल रहा है कि व्हेन ए शिप फ्लड्स इन सी वाटर, अगर जो शिप है वो फ्लड कर रही है समुद्र में, तो वहां पे क्या होगा? द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ शिप। जो वेट होगा वाटर का, वो ग्रेटर देन हो जाएगा वेट ऑफ शिप से। तो नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज लेस देन द वेट ऑफ द शिप। द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल टू द वेट ऑफ द शिप, इट इज डिस्प्लेस नो वाटर। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल टू द वेट ऑफ द शिप। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज। जो एसआई यूनिट का प्रेशर होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर जो सी है आपके पास, ऑप्शन नंबर सी है एनएम स्क्वायर। अगर देखो, अगर आपको ऑप्शन में वहां पे पास्कल दिया होगा, तो आप पास्कल पे भी क्लिक कर सकते हो। पास्कल, देखो ये पास्कल क्यों लिखा मैंने यहाँ पे कि एक साइंटिस्ट था जिन्होंने ये प्रेशर का यूनिट दिया था। जो एसआई यूनिट था वो किसने दिया था? पास्कल ने ही दिया था। अगर ऑप्शन में अगर इसको पास्कल भी कहा जाता है या एनएम स्क्वायर भी, अगर ऑप्शन में एनएम स्क्वायर हुआ तो आप एनएम स्क्वायर पे क्लिक करोगे, या अगर पास्कल हुआ तो आप पास्कल पे भी टिक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास, इफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ सडनली डिसअपियर, विच इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू। क्या जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगी सडनली अर्थ की सडनली डिसअपियर हो जाएगी? तो इसमें से जो सही स्टेटमेंट हो जाएगी वो क्या है आपकी?
वो है आपकी द वेट ऑफ द बॉडी विल बिकम जीरो बट द मास विल रिमेन सेम। जो वेट होगा बॉडी का वो जीरो हो जाएगा और जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, सेम। तो जो ऑप्शन नंबर ए है आपका, ऑप्शन नंबर आपका, आप ऑप्शन बाकी पढ़ लेना, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक ओके बाय, थैंक्स। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। सो बाय, तब तक लव यू सो मच।